itself is unit as well as the chapter। हमारे सिलेबस में ये यूनिट भी है 4th और चैप्टर भी है, और जो है 6 मार्क्स का। तो मैक्रो में सबसे पहले आपको यही चैप्टर करना चाहिए बिकॉज ये 6 मार्क्स का होता है। तो देखिए इसमें अब हम स्कैनर से टारगेट स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको स्कैनर कराऊंगा, फिर इसकी टारगेट स्टडी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में 2023 में इसमें क्या क्वेश्चन आया है, सेट 1 2 3 तीनों में कॉमन क्वेश्चन आए। जब भी यहाँ सेट 1 2 3 लिखा हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तीनों ही सेट में क्या आ रहा है, आया है सेम क्वेश्चन आए इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है, इन द एनुअल बजट 2022-23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 65,000 crores। सच proceeds from the disinvestment can be classified as। बताओ डिसइन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ बजट, तो कैपिटल रिसीट्स हमने पढ़ा है कि डिसइन्वेस्टमेंट किस में आता है, कैपिटल रिसीट्स में आता है। और ये कौन सी होती है, डेप्ट और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखना इसमें इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि डेप्ट और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। तो ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स है, हालांकि इसमें तो ऐसे पूछा नहीं है। तो ये हमारी एसेट्स को क्या करेगा, एसेट्स के बारे में पूछा है इसमें, तो एसेट्स के बारे में पूछा है। तो कैपिटल ये क्या होगा, कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट, in order to tackle the problem of rising general price level in the economy, the government may come up with a surplus budget to achieve the objective budget of। तो जनरल प्राइस राइजेस मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस किससे रिलेटेड होता है, कौन, ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो विच ऑब्जेक्टिव, प्राइस स्टेबिलिटी, यस। सो दिस इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इसका बी इज द सेकेंड, मतलब ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राइस स्टेबिलिटी। देन उसके बाद में क्या है, विद द सुटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लॉटरी लग गई, ये तो बिल्कुल बहुत इजी सा टॉपिक आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखिए पूरा 6 मार्क्स में आ गया, 2 इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरा 6 मार्क्स का चैप्टर हो गया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिफरेंस है वो तो बहुत अच्छे से अपने नोट्स में भी दे रखा है और आप इजीली कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और अपडेट कर देता हूँ कि जब भी आपको डिफरेंस करना हो, जैसे मान लो 4 मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है, 3 में आ रहा है, ये आएगा डिफरेंस है तो 3 में आएगा, 4 में आएगा। 6 मार्क्स में डिफरेंस रेयरली आता है, वैसे आएगा नहीं। तो अगर 3 और 4 में आता है तो आप इसको टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको प्रॉपर क्या आने चाहिए, 3 मार्क्स में 3 बेसिस होने चाहिए और 4 मार्क्स में 4 बेसिस होने चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब इस टॉपिक पे तो आराम से बेसिस हमारे पास होते हैं 3 4, बट कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हमारे को बेसिस प्रॉपर याद नहीं आ रहे। तो उस टाइम में फिर आप उसको क्या करिए, पैराग्राफ में लिख के आ जाइए। पैराग्राफ में जैसे उसकी डिटेल लिख दी, उसका एग्जाम्पल ऐसे पैराग्राफ में। जब आपको क्लियर बेसिस पता नहीं हो तो डिफरेंस, जैसे CBSE की मार्किंग स्कीम आप देखोगे तो डिफरेंस जो है वो पैराग्राफ में भी उसका आंसर्स होता है। तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं कि आप जब डिफरेंस आए तो उसकी टेबल ही बनाएं, आप जो कंफर्टेबल है उस तरीके से आप आंसर लिख के आ सकते। बस टेबल में ये रहता है कि आप जो बेसिस अगर याद करके गए तो आपका आंसर कंप्लीट रहेगा क्योंकि आपने सारे कवर कर लेते ना। तो ये हो गया अब 2022, जिसके अंदर बेसिकली ये टर्म 1 में आया था और टर्म 1 जो हुआ था वो टोटली क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मिलेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बजट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट showing the actual receipt and the actual of the government expenditure of the government during a fiscal year। तो बताओ गवर्नमेंट की बजट की डेफिनेशन से क्वेश्चन है ये। तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एक्चुअल पढ़ते हैं या एक्सपेक्टेड पढ़ते हैं? तो इस तरीके से देखो बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस आते हैं, ये मीनिंग से बेसिक क्वेश्चन आ गया। सेकेंड, 2 मेन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट आर रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर ना। उसके बाद फिर देखिए, फिस्कल डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इंडिकेट्स, फर्स्ट दे रखा है एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग।
तो एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, ये भी नहीं होगा कि रेवेन्यू से रिलेटेड है। बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो नेक्स्ट देखिए डी एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर आ गया ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स अदर देन एंड द नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इस वर्ड को समझ में आता है कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, न्यूमेरिकल में भी आता है ये और देखो 1 मार्क्स में भी आ गया। तो ये वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इट, क्या मतलब हुआ इसका, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का मतलब हो गया बोरोइंग्स, इसमें से हम और लाइबिलिटी जो है वो एक्सक्लूड करके चलते हैं, तो ये वर्ड बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ना। तो इसका आंसर यही होगा डी। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड वेरियस मेजर्स लाइक कैश ट्रांसफर्स टू सीनियर सिटीजन एंड विडोज। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, बताइए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये हमने देखा ये कि गवर्नमेंट इसमें क्या करता है, जो रिच और पुअर है उनमें बैलेंस क्रिएट, तो ये सब्सिडी और ये सारे जो भी बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, तो उसका मेन मोटिव यही होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर्स। तो करेक्ट पेयर्स देखिए, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसीट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। डी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल रिसीट्स मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, मतलब एसेट्स क्रिएट हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है एसेट्स की, तो डी इज द करेक्ट। तो ये भी सारा हमारा किससे रिलेटेड आ गया, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहा है 1 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बन रहा है ना। उसके बाद द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, देखो रिपीट हो गया ये 1.79 ट्रिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये पर्टिकुलर अलग फाइनेंशियल ईयर्स के आ गया, बाकी ये भी लेटेस्ट भी आया था 2021-22 इनकम रिसीव फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज। तो ये देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है, केवल ईयर चेंज करके 2023 में दे दिया और 22 में भी क्वेश्चन आया है, तो इससे रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, बताओ ये किस में आएगा, कैपिटल रिसीट्स, बताइए लग रहा है ये। देन उसके बाद में फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रेवेन्यू बजट। तो देखिए इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर इनकरिंग इन नेचर, ठीक है, proceeds from the disinvestment are recorded under this category. It has two component, revenue and expenditure. Payment of salary by the government department is recorded in revenue budget. तो आपको पता ही है कि इन सब में से जो डिफरेंट है वो क्या है, कि जो सैलरी है वो किस में आती है, बताइए, सैलरी वाला पार्ट किस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, इसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पेमेंट ऑफ सैलरी बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू बजट। तो ये तो एक्सपेंडिचर में आता है, बजट में नहीं आता है, जबकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू बजट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, बाकी सारे करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ रेवेन्यू बजट लिखा हुआ है जबकि यहाँ एक्सपेंडिचर बजट आना चाहिए। इज इट क्लियर। देन उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दे रखा है 1927, और रेवेन्यू रिसीट्स में दो चीज़ें आती है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो टैक्स दे रखा है डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स, डायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स। तो टैक्स रिसीट्स दे रखा है और नॉन टैक्स, बस ये लेना, डायरेक्ट आपको फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इन दोनों को आप माइनस कर दोगे,
तो इन दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज बी 82 करोड़। इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देन उसके बाद इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स नॉन पेइंग यूजर्स आर नॉन एज ए फ्री राइडर्स, पब्लिक गुड्स आर राइवलरीज एंड द नॉन एक्सक्लूडेबल इन द नेचर। इसका मतलब में आपको सर्टन रीजंस देना है। फर्स्ट असर्जन सही है, बट जो रीजन है वो क्या है, गलत है। क्या गलत है बताओ इसके अंदर, कौन बताएगा? एग्जैक्टली यहाँ क्या आएगा, नॉन आएगा, नॉन राइवलरियस होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है। तो ये नॉन वर्ड एक छोटा सा डिफरेंस दे दिया। सोचो आप, कई बार बच्चे इसको प्रॉपर रीड अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं यार डिफरेंस क्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि हमारे को बहुत ही बिटवीन द लाइन ट्वाइस थ्राइस हमें को बार बार पढ़ना होता है क्वेश्चन को। आप जल्दबाजी में क्या मत करो, टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि देखो एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस कर दिया केवल, यहाँ नॉन वर्ड नहीं लगाया और इसकी वजह से सारा गलत हो सकता है। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट। ये अपने नोट्स में बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, तो वहां आप देखोगे तो आपको इसका आंसर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। देन उसके बाद में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्राइमरी डेफिसिट। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी होता है कि फिजिकल डेफिसिट हमेशा ही ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, केवल प्राइमरी डेफिसिट भी ज़्यादा हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो हम पढ़ा है कि फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू क्या होता है, बोरोइंग होता है, क्योंकि जब फिजिकल डेफिसिट हम निकालते हैं तो क्या दिखाता है, टोटल एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग। उसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज इनकरेक्ट। सेट 2 में देखिए आप, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग। देखिए मैं बार बार बोल रहा था आपको कि इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। इवन ये अभी एमसीक्यूज में आ रहा है, ये थ्योरी में भी आया हुआ है 3-4 मार्क्स को। मेरे को अच्छे से याद है कि एक साल के अंदर नॉन डेट क्रिएटिंग का थ्योरी के अंदर भी 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है, एमसीक्यू में भी काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल। तो इसमें बताओ कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो रिकवरी ऑफ लोन इसमें दे रखा आंसर, बाकी क्यों नहीं होंगे वो आपको पता है। कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि आपकी रिसीट्स तो आ रही है बट आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं। तो इसलिए रिकवरी ऑफ लोन में पैसा तो आ रहा है बट वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो आप देखिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट। पब्लिक गुड्स, आप देखिए वापस रिपीट हो गया सेम में। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, बिल्कुल सही है। कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय पीपल ऑफ, वापस वही आ गया, राइवलरियस नेचर। तो ये नॉन वर्ड का अगेन वही डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सी ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट एंड सी इज द इनकरेक्ट। ना उसके बाद नेक्स्ट, बजट इज यूज्ड एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू कॉम्पैक्ट द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। अब देखिए वापस ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज का फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी इन दिस लाइट अबाउ आइडेंटिफाई द रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कौन सा आएगा आंसर, स्टेबलाइजेशन। तो ये पहले भी आ चुका है, दोबारा आ गया। फिर उसके बाद में द टैक्स रिडक्शन इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीरियड was aimed at yield large tax revenue and the curb tax evasion। बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स कम किया था, इसीलिए अभी भी कर रही है गवर्नमेंट, ताकि जिससे ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो। फर्स्ट क्या कि ज़्यादा उसको रेवेन्यू आए और सेकंड जो टैक्स का जो इवेजन होता है वो चोरी होती है वो कम हो जाए। देन टैक्स रिडक्शंस नेगेटिवली अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर एक्सपेंस। तो ये भी एक बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि हम ज़्यादा टैक्स कम करते जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम आएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा फिर आएगा कहाँ से, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है डेफिनेटली। तो इसलिए ए इज़ द करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये न्यूमेरिकल आया है तो टेबल दे रखी थी, इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
ये सारा डेटा दे रखा है इसमें। देन उसके बाद में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट ऑफ टोटल रिसीट्स। तो अब इसमें क्या करो, पूरा टोटल कर लो, रिसीट्स तो सारी है ही है, सारे रिसीट्स को टोटल करके इसमें से केवल टैक्स को क्या कर लो, प्लस कर लो। तो टाइप ऑफ टैक्स टोटल अगर 50 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50%। देन उसके बाद में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसने नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स, इसका मतलब टैक्स वाले पूछ रहे हैं। तो ये भी एक बिटवीन द लाइन, कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है और आंसर गलत लिख देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें इनकम टैक्स और क्या होगा, बोरोइंग्स। तो ये दो को छोड़ के बाकी क्या है, ये दोनों ग्रांट्स और फीस एंड फाइन्स, ये क्या है, नॉन टैक्स के अंदर आते हैं। तो ये नॉन टैक्स वाला पूछ रहा है बेसिकली। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो कौन से नहीं है, तो एक तो इनकम टैक्स नहीं है और एक बोरोइंग्स नहीं है, और बाकी तो है ही। तो अगेन इज रिलेटेड टू द कंपोनेंट। तो आपको पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने बनवा रखा है गवर्नमेंट बजट में, कंपोनेंट का फ्लो चार्ट बनवा रखा है और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। दो फ्लो चार्ट में तो पूरा बजट ही कंप्लीट करवा देते हैं हम। तो दो फ्लो चार्ट और ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, बस 3 पार्ट में तो पूरा बजट हम कंप्लीट करते ही हैं। देन उसके बाद में इफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी इनकरेक्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर्स। ठीक है, पूछा इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये करेक्ट इनकरेक्ट ढंग से देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम बिटवीन द लाइन पढ़ नहीं पाते कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ इनकरेक्ट वर्ड पूछ रहा है कि गवर्नमेंट बोरिंग इंक्रीजेज, तो इंक्रीज होगी, तो इनकरेक्ट क्या हुआ, सी रेवेन्यू डेफिसिट विल, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का कोई बोरिंग से रिलेशन नहीं होता है, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, तो उसका बोरिंग से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसलिए दिस इज द incorrect statement. Now next, which among the following is an example of indirect tax? Indirect tax का कौन सा एग्जाम्पल है, तो सी आ गया, एक्साइज ड्यूटीज, बाकी सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटीज को छोड़ के बाकी क्या आ गए, इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको पता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट का डिफरेंस, वो सब पता है कि द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्ट, कैन नॉट बी शिफ्ट, तो वो सब उसके भी यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स फॉर द फिस्कल ईयर इज 35,000 crores एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर 5,000 crores, देन द वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट विल बी। तो ये आपको बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है जो न्यूमेरिकल के अंदर भी और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी, जहाँ आपको फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो फिर वहाँ हम क्या कर देते हैं, फिजिकल डेफिसिट एक तो प्रॉपर पूरा फॉर्मूले से निकल जाएगा और एक डायरेक्ट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा कि इफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स फॉर द फिजिकल ईयर इज 35,000 crores, तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग होता है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो इसमें डायरेक्ट ही आंसर दे रखा था, तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, बाकी तो ये 1 मार्क्स फ्री का है जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो उसके बाद मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड then चूज द करेक्ट। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दिक्कत होती है, यहाँ देखो हम पढ़ते नहीं है कि चूज द करेक्ट पेयर, ये पेयर पूछा है और बच्चे इसको मैच द फॉलोइंग्स करने लग जाते हैं। तो यहाँ भी हमारे को ढंग से पढ़ना, मैंने कई बार देखा है जब हम कॉपी चेक करते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बच्चा करके क्या रहा है, ये थोड़ा सा अब जल्दबाजी नहीं करेगा, बहुत टाइम रहता है आपको पेपर में। ऐसा इकोनॉमिक्स में आराम से आपको टाइम मिलेगा। आप देखना जो बच्चों ने ढंग से मेरे पेपर की कर लेंगे और स्कैनर कर लेंगे ना, उन बच्चों का मैं अभी बोल रहा हूँ आपको 1 घंटे पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर बिफोर आप पेपर कंप्लीट करके बैठ जाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आंसर लिखने की, सारा पेपर वही आएगा, फटाफट सारा लिख देंगे और आराम से आपके पास 1 आवर हाफ एन आवर आराम से इजीली टाइम रहेगा। उस टाइम में आप आराम से, कोई जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे आराम से पढ़िए बिटवीन द लाइन, फिर स्टार्ट करिए आंसर। तो यहाँ आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। तो रेवेन्यू रिसीट्स और इंटरेस्ट पेमेंट कोई रिलेशन है, नहीं है। कैपिटल रिसीट्स, ग्रांट रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स का ग्रांट्स का कोई रिलेशन नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और
प्रॉफिट और PSUs, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। कैपिटल और लोन रिपीट, ये सही है, क्योंकि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है और लोन रिपेड करेंगे आप तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो कैपिटल रिसीट्स होता है क्या है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट रेफर टू दोज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच आइदर क्या होगा, डिक्रीज इन द लाइबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा, तो डेफिनेटली इट करेक्ट पेयर, तो ये करेक्ट पेयर है डी। Then set 3, free distribution of LPG connection to poor people is in a sign of social justice. अगेन एक तरीके से क्वेश्चन वापस आ गया, वही ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, पहले इससे रिलेटेड प्राइस स्टेबिलिटी का आ ही गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ आ ही गया, अब ये किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो इसमें आ गया क्रिएटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हम पहले कर चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट, read the following statement carefully and choose the correct alternative. Government budget is a detailed economic statement set by the financial minister, और उसके बाद the government budget consists of financial programs and policies of the government for the next year. तो बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो डेफिनेशन से रिलेटेड ही है, डेफिनेशन से रिलेटेड देखो दो टाइप का तो क्वेश्चन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन द बिलो। रिकवरी ऑफ लोन इज ए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये भी कितनी बार आ चुका है, देखो अभी 2-3 बार तो पहले आ चुका है अभी। देन रिकवरी ऑफ लोन कॉजेज ए रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बताइए तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी, तो बार बार रिपीट ही हो रहा है, देखो अभी MCQ भी रिपीट होने लग गए, आप देखिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। देन अब देखिए टेबल वाला क्वेश्चन अगेन, गवर्नमेंट बजट का भी न्यूमेरिकल देखो, अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और यहीं से आता है न्यूमेरिकल। फर्स्ट नेशनल इनकम, सेकेंड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यूनिट, और थर्ड क्या आता है, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल सर्टेन नहीं है बट आ जाता है, बाकी वो 2 न्यूमेरिकल तो फिक्स है, वहाँ से न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है, तो इसलिए ये पूरा टेबल दे रखा है। अब इसमें से सारे आइटम्स दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन पूछे आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो टोटल बोरोइंग दे रखी है तो वो इक्वल्स टू कर दो, अदरवाइज प्रॉपर क्या कर दो, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स एंड रिलायबिलिटी। तो फॉर्मूला सारा समझा रखा है मैंने, उस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर बी है 7.96। तो अब इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो नॉन डेट कैपिटल रिसीट दे रखी है, नॉन डेट रिसीट्स दे रखी है, तो इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोरोइंग से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा है। इसको प्रॉपर फॉर्मूला लगा के आपको, नॉन डेट कैपिटल दे रखा है तो बस आपको क्या करना है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट क्या करना है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस क्या करना है, कैपिटल रिसीट्स में आप क्या ले लोगे, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ही ले लोगे, तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ये है ही, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर सॉल्व करेंगे आप इसको। कि प्राइमरी डेफिसिट 0.88, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, तो जब आपके पास ये आंसर आ गया 7.96 प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू डेफिसिट में से ये क्या कर दोगे, प्राइमरी डेफिसिट, तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको निकालना है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 8.88 इसमें माइनस होगा तो ये 0.78 आ जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट इज द गवर्नमेंट बजट इज, रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला पूछा है आपसे तो क्या होता है, टोटल बजट रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, भी तो डायरेक्ट ही है, बिल्कुल लॉटरी है। इसका भी क्वेश्चन 2 बार तो रिपीट हो चुका है, रेवेन्यू डेफिसिट का सेकंड टाइम आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए नॉन टैक्स रिसीट्स, अगेन वापस हो या वैसा ही, देखो यहाँ पूछा नॉन टैक्स रिसीट्स पूछा है, तो नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती है, तो अगर यहाँ पिछले वाले में क्या पूछा था, नॉट इज ए नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है, तो यहाँ पूछा है नॉन टैक्स, तो अब इसमें 80 करेक्ट आ जाएगा, दैट इज डिविडेंड, ठीक है। अब देखिए ये जो गिफ्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे क्या आ गए, टैक्स आ गए,
और नॉन टैक्स क्या है, इसमें डिविडेंड दे रखा है, मतलब हमारे नोट्स में दे रखा है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल नॉन टैक्स में, वो दोनों मिला के ही हम उसको आंसर लिखेंगे, जो इसमें दोनों में आएगा तो डिविडेंड आ जाएगा। तो अब दोनों क्वेश्चन में आपने फ़र्क देखना है क्या पूछा है, दोनों के अंदर बस एक लैंग्वेज का डिफरेंस है और वो बहुत ही बिटवीन द लाइन है, तो वो ढंग से देखना आपको। देन उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन द ओल्ड एज पेंशन इज एग्जाम्पल ऑफ, ओल्ड एज पेंशन किस में आता है, एक्सपेंडिचर क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें आगे कुछ नहीं देखा, बस कैपिटल, रेवेन्यू, डेब्ट क्रिएटिंग और एसेट, तो इसमें रेवेन्यू आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको बस वो फ्लो चार्ट ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो जो फ्लो चार्ट्स है किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसको आप बार बार बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, बस वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नाउ इज आर नॉन डेट क्रिएटिंग, देखिए वापस वही क्वेश्चन आ रहा है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट, तो जो डेट क्रिएट नहीं करेगी वो क्या है, बोरोइंग्स फ्रॉम द, इज ए डेट क्रिएटिंग, सॉरी, तो डेट क्रिएटिंग क्या हो गया, बोरोइंग्स हो गया, बाकी क्या है डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, ये दोनों हम कर चुके हैं, तो वही आंसर क्वेश्चन एक तरीके से लैंग्वेज चेंज है। देन अब देखिए 2020, तो ये एमसीक्यू था 2022, क्योंकि ये टर्म 1 में आया था, टर्म 1 के अंदर पूरा पेपर एमसीक्यू आया था। नाउ 2020 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, देखिए रिपीट ही हो रहा है, कितनी बार आ गया क्वेश्चन, तो नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉट ए नॉन टैक्स रिसीट्स, तो सेम क्वेश्चन वहां रिपीट हुआ है 2022 में, इसका आंसर क्या होगा, ए आ गया, क्योंकि इसमें नोट लिखा हुआ है, नॉट ए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, इसका मतलब टैक्स बताना आपको, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग द एक्चुअल रिसीट्स, अब बताओ ये दोनों क्वेश्चंस 2022 में रिपीट हुए हैं, एज इट इज रिपीट हुए। अब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप प्रॉपरली इनको पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर कहाँ से आने वाला है और लैंग्वेज भी सेम है। क्यों बोलता हूँ कि पेपर कहाँ से आएगा, लैंग्वेज भी सेम आएगी, तो आप स्कैनर करने से अपना कॉन्फिडेंस अपने आप आपको खुद को पता लग जाएगा, आप खुद ही पेपर आउट करने लग जाएंगे कि पेपर में क्या आएगा। ना देखिए स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट कैन बी 0 इफ, क्या होगा, कब जीरो होगा, जब बोरोइंग इक्वल्स टू क्या हो जाए, भाई फॉर्मूला क्या होता है, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट या फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट या बोरोइंग इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट, कुछ भी आ सकता था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ना उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट, ये भी लॉटरी है, ये न्यूमेरिकल, आप देखिए आप एक तरीके से एमसीक्यू के अंदर भी न्यूमेरिकल आया था, अभी भी ये न्यूमेरिकल है, तो 100 भी रिपीट ही बोल सकते हैं। अब इसके अंदर आपको रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट निकालना, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो कैसे निकल जाएगा, टैक्स रेवेन्यू दे रखा है और नॉन टैक्स दे रखा है, ठीक है, इन दोनों को टोटल कर देंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, दोनों को माइनस, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में 2022 में आया था, वही क्वेश्चन यहाँ है। वहाँ सोचो वो 5 क्वेश्चंस के अंदर 5 मार्क्स का आया था, यहाँ ये 3 मार्क्स का है। तो इसके अंदर देखो बोरोइंग्स तो दे नहीं, डायरेक्ट बोरोइंग्स दे नहीं रखा है, तो फिर आपको इसमें प्रॉपर फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, डिसइन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, नॉन टैक्स, टैक्स, तो इसमें आपको पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। अब ऐसे ही फिर ये न्यूमेरिकल बस यहाँ चेंज, वैल्यू चेंज हुई है, बाकी ये सारा सेम ही है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको बस वैल्यू चेंज कर रखी है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, तो आराम से कर लोगे आप। अब देखिए इसके अंदर एक तो 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आया है और 3 मार्क्स का फिर क्या है, ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 1 2 3 तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स, तो 6 मार्क्स हो गया टोटल ना। उसके बाद फिर देखिए CBSE 2019, प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट विल बी 0 व्हेन, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, वो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये वापस रिपीट हुआ है। अब देखिए सारा रिपीट होने लग गया है सब कुछ। व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा आपने देखा था 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, 4 मार्क्स का।
फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट्स, गिव द वैलिड रीजन। तो ये तो बहुत ही ईजी होता है भाई, डेफिनेशन आपका ही क्वेश्चन होता है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, 4 डेफिनेशन क्लियर होती है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियली हेल्प फ्रॉम ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर द विक्टिम इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो क्या माना जाएगा, कौन सा रिसीट्स है ये, तो रेवेन्यू रिसीट्स हुआ बाय डेफिनेशन, बिकॉज ये जो पैसा आ रहा है उससे ना तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ना आपकी एसेट्स, लाइबिलिटी कम होगी और ना आपकी एसेट्स बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। सेल्स ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ए प्राइवेट कंपनी, तो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये कैपिटल रिसीट्स हो गया। तो बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और कंपोनेंट, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को डिविडेंड पे किया है, तो ये रेवेन्यू रिसीट्स आएगा। ये तो क्लियर है, रीजन हम लिख ही देंगे बाय डेफिनेशन। बोरोइंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये कैपिटल रिसीट्स है, बिकॉज लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो आई होप बाय डेफिनेशन आप ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब ये कैटेगराइज वाला भी क्वेश्चन आपने एमसीक्यू में भी देखा और ऐसे ये से भी आ सकता है पूरा। इस तरीके से आप रीजन लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स और 2 नंबर के क्वेश्चन आगे, 1 मार्क्स है तो 6 मार्क्स हो गए। अब देखिए 18 में क्या है, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट और प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे इजी क्या हो सकता है। तो हम आराम से इनका, अगर आपको डिफरेंस करना है तो जैसे मैंने आपको बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा टेबल देख के भी डिफरेंस कर रखा है। आप चाहो तो पैराग्राफ में आप मीनिंग और एग्जांपल का भी दे सकते हैं। सेम वैसे ही प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का भी अपने नोट्स में पूरी टेबल सब कुछ दे रखी है। देन उसके बाद में एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, ये भी हमारे को दे रखा है कंपोनेंट, एंड एक्सप्लेन एंड गिव देयर कंपोनेंट, तो डिफरेंस में भी आ जाएगा अलग से भी। तो बताइए डायरेक्ट क्वेश्चन है, यस और नो। 18 लीक हो गया था पेपर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और में एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिडक्शन इनकम इनइक्वालिटीज। तो इस बार जो चांसेस है वो 99% जो मेरे को लगता है वो आएगा ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा, तो उसके अंदर एनी 1 एनी 2 उसमें आपको प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और उसके सारे कीवर्ड्स मैंने आपको मार्क करवा रखे हैं। तो उस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, उस पर फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला जो है ना, वो देखो अभी पहली बार 2018 में लीक में आया है, इससे पहले आया ही नहीं है। जबकि इसके बाद देखना आप, मेन फोकस ही ऑब्जेक्टिव पे रहा है, तो इसका मतलब इस बार वापस इसको फोकस करेंगे। तो पूरे चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि इस बार जो एक क्वेश्चन आएगा बजट में वो ऑब्जेक्टिव पे डेफिनेटली बनता है इस बार। तो ऑब्जेक्टिव के स्पेशली जो फर्स्ट 4-5 ऑब्जेक्टिव वो ढंग से तैयार कर लेना, बाकी तो वैसे और इजी भी है बट वो तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। पूरा एक ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी कोई भी बन सकती है कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी गवर्नमेंट बजट में आ जाए और क्या आ जाए 3 of 1 और 3 मार्क्स का आ जाए, 1 of 2 और 4 मार्क्स का भी आ जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो इसलिए आप किसी भी लेवल पे आ सकता है ना। उसके बाद ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए डायरेक्ट ही ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आप 2017 में देखिए, डिफाइन गवर्नमेंट बजट, आराम से कर सकते हैं। ये वापस देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2023 में, यहाँ से आया है, मतलब 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो 2023 में आया है। तो अब यही है कि इसका मतलब 2018 में जो क्वेश्चन आया है उसकी पॉसिबिलिटीज़ 24 में बनती है अब। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। अब ये आ गया, फिर एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट हेल्पफुल ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा था इसके बाद ऑब्जेक्टिव बड़ा फोकस रहा है, हर साल में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया है। बट आपने देखा 2000 ये कौन सा चल रहा है, 17 के पहले
अभी तक 17 के बाद एक बार भी नहीं पूछा गया, तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है, इस बार बड़ा क्वेश्चन बनता है इस पे। तो सारे आगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए व्हाट आर द नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स, मैंने कहा था ना कि पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ 1 मार्क्स, और ये कितने में आया हुआ है 3 मार्क्स में आया हुआ है, शायद ये 4 में आया हुआ है, और 2 1 मार्क्स से क्वेश्चन आया, तो ये रिपीट हो गया होगा यहाँ, इसलिए नहीं डाला। तो ये एग्जैक्ट 1 मार्क्स में भी आया, देखो बड़ा क्वेश्चन भी आ गया है। देन 2016 में व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट, डेफिनेशन पूछी है। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू, अब आ गया प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, फॉर्मूला देखो, बोरोइंग्स लेस इंटरेस्ट पेमेंट या बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट बोथ, तो क्या होगा बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि बोरोइंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ आ गया। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये डिफरेंस का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और फिर द एक्सप्लेन हाउ टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन इन्फ्लुएंस द, ये ऑब्जेक्टिव भी आ गया, ऑब्जेक्टिव प्लस डिफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स में। देन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, देखो ये बार बार रिपीट ही हो रहा है, इसके साथ भी ऑब्जेक्टिव आ गया कौन सा, इन्फ्लुएंसिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आपने देख रहे हो कि जो फर्स्ट 4-5 ऑब्जेक्टिव है वही क्वेश्चन में आ रहे हैं। देन सेट 2 में फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, व्हाट आर द कैपिटल रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट, बाकी तो सारे कॉमन क्वेश्चन, मैंने जो कॉमन क्वेश्चन है वो रख लिया, और जो कॉमन थे वो डिलीट मार दिया, जो अनकॉमन था बस वही रखा है। तो इसका मतलब सेट में 3 में बस यही अनकॉमन था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सेट 1 में बजट का एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं, वो बाकी सारे रिपीट हुए थे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन चेंज आया था। नाउ 2015 प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट, वापस देखो सारा रिपीट हो रहा है, एज इट इज 2016 में आया था, 15 में भी आ गया। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो इस साल नहीं आएगा, ये भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, किससे कलेक्ट करते हैं हम, बायर से, प्रोड्यूसर से, सेलर से और इनकम अर्नर से। डायरेक्ट टैक्स किससे कलेक्ट करते हैं, इनकम, डी इसका करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी रिड्यूसिंग द इनक्वलिटीज, गवर्नमेंट, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हर साल आया है 2017-18 के बाद, और उसके बाद आपने देखा उसके बाद, उससे पहले हमेशा आया, और उसके बाद अभी इतना फोकस नहीं किया गया था इसका, तो इस बार इसका फोकस बनता है। अब 14 में, तो अब बताओ ये सारे करवाने की जरूरत है क्या, सब रिपीट ही तो हो गए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा अब जो रिपीट नहीं हो रहा हो। तो अब हम टारगेट स्टडी कर लेते हैं गवर्नमेंट बजट की। तो ये वो बेसिकली 2 ही टॉपिक बनते हैं बजट में, 2 ही टॉपिक सब्जेक्टिव में टारगेट स्टडी बनते हैं, मैक्सिमम 3 मान लो आप। एक तो ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट के क्या बनते हैं, ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनता है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव पे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, अब इसमें मैंने पूरे पॉइंट बना के सब कुछ डाल रखा है, आपको सारे कीवर्ड्स सब बता रखा है, तो पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है आपको। जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट, इनके शॉर्ट नोट्स आपको सबको, केवल नेम याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन पे प्रॉपर एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो प्लीज़ आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स को तैयार करिए। और आपको पता है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई बता सकता है कि जब इसके ऑब्जेक्टिव को अगर आपको याद करना है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सब में अप्लाई होती है, क्या, एक तैयार करो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं, इसमें बस थोड़ा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। कॉमन क्या है, कीवर्ड्स। आपने देखा होगा इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव आपने तैयार कर लिया, फिर पहले कॉन्सेप्ट को बताना है, फिर उसके बाद में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बता दो, फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सब्सिडी और टैक्स आएगा, दोनों का रोल बता दो, फिर लास्ट में उसका कि हाउ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव, उसके बेनिफिट बता दो। तो ये सब सारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको तैयार करने के लिए आपको बस एक सेट फॉर्मेट यूज़ करना है। तो एक ऑब्जेक्टिव का जो फॉर्मेट होता है वो सब में ही सेम ही रहता है, तो आप बस कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है ये, आप अगर इस तरीके से, मैंने पढ़ाया था पूरा डिटेल में, और आप वीडियो देख लेना, मेरे वीडियो डाल रखा है मैंने पूरा इसका। तो इस तरीके से आपको इसके ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं पूरे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स, इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करना है पूरा ना। उसके बाद में सेकंड जो बनता है वो बनता है आपका ये, इन पे तो आपने देखा सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे डेफिनेशन बेस्ड है, तो इसका तो बस फ्लो चार्ट को आप बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और रीडिंग लगाते रहोगे, तो भी आप इसमें 1 मार्क्स के या कैटेगराइज वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो आप इजीली कर लोगे। अगर आपको डेफिनेशन और फ्लो चार्ट आता है तो आप इजीली इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 1 मार्क्स के और कैटेगराइज द फॉलोइंग। तो वो इसके लिए आपको ऐसा कुछ प्रॉपर तैयार करने की जरूरत नहीं है, रीडिंग से भी हो जाता है ये। तो अब आपको मेन जो तैयार करना हो डेफिसिट्स तैयार करने, क्या करने हैं, सेकेंड टारगेट स्टडी हमारे आगे, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ डेफिसिट
जो है वो आपको तैयार करने हैं। ये बाकी सारा रेटिंग लगाने लायक है। अब डेफिसिट के अंदर देखिए ये तीनों डेफिसिट, इनके अंदर पहले आप मीनिंग, फॉर्मूला और इसके इम्प्लीकेशन और सिग्निफिकेंस ये ढंग से तैयार करना है। इनको भी बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से आप यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है पूरा वीडियो बना के, उसमें सारे कीवर्ड्स बता रखे हैं, वो देखिए और फिर भी कोई डाउट है तो ये आपको तैयार टॉपिक करना है। और एक जो न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल अब मैं इसलिए टारगेट स्टडी में नहीं बताता क्योंकि जो स्कैनर में न्यूमेरिकल आ गया और जो मैंने वर्कशीट दे रखी है, मेरी वर्कशीट प्लस स्कैनर के न्यूमेरिकल अगर आप कर लोगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल तो वैसे भी हो ही जाएगा, क्या चाहे वैसे कोई टफ न्यूमेरिकल इसका आता नहीं है। तो इसलिए वो मैं टारगेट स्टडी इसलिए नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि आप वर्कशीट कर ही लोगे प्लस स्कैनर कर ही लोगे तो न्यूमेरिकल तो फिर आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। तो न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्कशीट और स्कैनर सॉल्व करना है तो वो आपने कर ही लिया है। तो इसलिए मैं उसको टारगेट स्टडी नहीं बोल रहा। तो टारगेट स्टडी का मतलब आपको 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने हैं और बजट में 6 मार्क्स लेके जाइए आप। तो बजट में 6 मार्क्स लेने के लिए आपको 2 टॉपिक ढंग से तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव और उसके तीनों डेफिसिट और उनके इम्प्लीकेशन। इज इट क्लियर? टारगेट स्टडी बाकी पूरा चैप्टर रीडिंग लगाने लायक है और 6 मार्क्स आपके फुल कंट्रोल। तो ये आज हमने कवर कर लिया है पूरा गवर्नमेंट बजट।